हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड साइंस का 7th चैप्टर एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम स्टार्ट कर दिया था। पता है ना आपको? उसके हमने 2 वीडियोस बना लिए थे। उन वीडियोस में हमने पढ़ा था फूड चेन और फूड वेब के बारे में, एनर्जी पिरामिड के बारे में, ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में। ओके, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी हमारे वो दोनों वीडियोस देखे नहीं है, उनके लिए मैंने उन दोनों वीडियोस का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। ध्यान दीजिए आप लोग अच्छे से। ओके, सो गाइज, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है बायो जियो केमिकल साइकिल। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। क्या बताया है देख लेते हैं। दो द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज वन वे, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिकल। क्या बताया गया है? हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। एनर्जी फ्लो जो रहता है इकोसिस्टम में वो कैसा रहता है? वन वे रहता है। मतलब सिर्फ सन से ही एनर्जी आती है, सन के पास वापस जाती है क्या? नहीं, ये हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ लिया था। देखिए, अभी जो एनर्जी फ्लो रहता है वो वन वे रहता है, बट जो न्यूट्रिएंट फ्लो रहता है ना, वो कैसा रहता है? साइक्लिकल। मतलब वो रिपीट होता रहता है सर्कुलर मैनर में, जैसे कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास न्यूट्रिशन जाते रहते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। हर एक ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर है, हर एक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट चाहिए रहते हैं उनके ग्रोथ के लिए। ओके, स्टडी द वेरियस कंपोनेंट इन द फिगर गिवन अलोंग साइड एंड एक्सप्लेन द बायोजियो केमिकल साइकिल इन योर ओन वर्ड्स। देखिए क्या बताया गया है, जो फिगर दिया गया है ना 7.5 बायोजियो केमिकल साइकिल, उसको आपको स्टडी करना है और आपको खुद ही बताना है कि किस तरह से बायोजियो केमिकल साइकिल होता है, क्या एक्सप्लेन किया गया है। चलिए देख लेते हैं फिगर में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, देखिए, कन्वर्जन ऑफ लिथोस्फीयर इनटू रॉक सॉइल। अब देखिए, लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है? अर्थ के ऊपर जितना भी लैंड है वो पूरा क्या है? लिथोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर दिया गया है, देख सकते हो आप लोग, हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर इंटरैक्शन। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वाटर वाला पार्ट, मतलब जितने भी रिवर्स सीज अर्थ के ऊपर है वो सब। और एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट इंटरैक्शन। एटमॉस्फेयर मतलब जो क्या होता है? एयर वाला पार्ट। मतलब आपको पता रहेगा कि एयर में बहुत सारे अलग अलग गैसेस जो रहते हैं वो मिक्स रहते हैं। पता है ना आपको? एयर इज द मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस। तो ये किस तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको पता है वाटर साइकिल होता रहता है, पता है ना आपको? तो वो जो भी रिवर में पानी रहता है, सीज में पानी रहता है, वो इवापोरेट होकर क्लाउड्स बन जाते हैं और क्लाउड से फिर से रेन होता है, फिर वो रेन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं। तो वो रेन जो है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए काम आता है। ओके, समझ में आया? फिर वही क्रॉप जो है वो क्रॉप कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है। ओके, फिर उसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, जिस तरह से हम लोग ने एनर्जी पिरामिड पढ़ा था, पता है ना आपको? तो इसी तरह से ये जो है पूरा साइक्लिक फ्लो है गाइज। समझ में आ गया आपको? गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक डेफिनेशन दिया गया है बायोजियो केमिकल साइकिल का। देख लेते हैं क्या बताया है। द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियो केमिकल साइकिल। क्या बताया गया है यहाँ पे? जैसे कि जो भी साइक्लिक फ्लो होता है इकोसिस्टम में, किसका? न्यूट्रिएंट्स का। ओके, इसको क्या बोला जाता है? बायोजियो केमिकल साइकिल बोला जाता है। समझ में आ गया? आप लोग इसको डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हो। समझ में आ गया आपको? चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। आगे क्या बताया है ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक टू अबायोटिक फैक्टर विद इन एन इकोसिस्टम। क्या बताया गया है? न्यूट्रिएंट जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, जरूरी है, वो ट्रांसफर्ड होते रहते हैं। कैसे ट्रांसफर होते हैं? अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर, मतलब नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग में। मतलब अबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है? सॉइल, वाटर, एयर। ओके, इनमें से जो एनर्जी है वो किस में जाता है? बायोटिक फैक्टर्स में, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो लोग में। समझ में आ गया? फिर से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो वो बायोटिक फैक्टर में का जो एनर्जी है वो वापस से अबायोटिक फैक्टर में चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डीकम्पोजर जो है वो बॉडी को डीकम्पोज करते हैं और जो भी एनर्जी उस डेड बॉडी में रहेगा वो क्या कर देते हैं? अपने एनवायरनमेंट के साथ मिक्स कर देते हैं। समझ में आ गया? तो गाइज ये एक साइक्लिक फ्लो है, ये होता ही रहता है हमारे एनवायरनमेंट में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, आगे देखते हैं। दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूसली। मैंने जैसे कि बताया, ये न्यूट्रिएंट साइकिल जो है ये ऑपरेट होता रहता है कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यूसली ये चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता है। थ्रू द मीडियम ऑफ बायोस्फीयर। थ्रू द मीडियम ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर है उनके मीडियम से ये न्यूट्रिएंट साइकिल जो है फ्लो होता ही रहता है। फॉर्म्ड बाय द लिथोस्फीयर। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर रहते हैं? अर्थ के ऊपर। तो अर्थ में क्या क्या रहता है? लिथोस्फीयर मतलब लैंड रहता है, राइट। एटमॉस्फेयर मतलब बर्ड्स हो गए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो लोग एयर में भी रहते हैं। बर्ड्स जो है आपको पता है ना, एयर में उड़ते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर का भी एक पार्ट है। साथ ही साथ हाइड्रोस्फीयर, जैसे कि पानी के नीचे का जो भी इकोसिस्टम है, जैसे कि फिशेज वगैरह हो गया, तो इन सब का इंटरेक्शन एक दूसरे से कंपलसरी होना ही है। समझ में आ गया गाइस? आगे देखते हैं। द रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट इन दिस प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम। क्या बताया गया है, जिस तरह से रिसाइकल होता रहता है न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या आता है, ऐसा फूड जो ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के खाने के लिए कंफर्टेबल हो। समझ में आ गया। जियोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, मतलब जो भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स रहता है। जियो मतलब गाइस होता है सॉइल, लैंड, ओके। तो जिस तरह से वो लिंक रहता है लैंड से, मतलब आपको पता रहेगा लैंड पे कौन ग्रो होते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो प्लांट्स ग्रो होने के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, सॉइल में से ही मिलता है। आपको पता रहेगा प्लांट जो है सॉइल में का न्यूट्रिएंट्स जो है अब्जॉर्ब करके वाटर और सनलाइट की मदद से अपना फूड बनाते हैं, पता है ना आपको। तो इसी तरह से ये जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और जो लास्ट वन है केमिकल न्यूट्रिशन सोर्स जो है वो कैसा रहता है, वो भी प्लांट से ही लिंक्ड है गाइस। समझ में आ गया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड फॉर्म करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है सॉइल में वो ले लेते हैं, उसको केमिकली कंबाइन करते हैं। किसके साथ कंबाइन करते हैं, वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। गाइस आपको पता रहेगा प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, पता है ना आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सॉइल के अंदर जो मिनरल्स रहते हैं वो, इन सब का केमिकली मिक्सचर होता है और सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है प्लांट के लिए। समझ में आ गया। फिर वही प्लांट कोई जो है हर्बीवरस ऑर्गेनिज्म खाता है, ओके। तो इसी तरह से एनर्जी जो है ट्रांसफर होता रहता है। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है गाइस, डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा आसान नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। बहुत सारे प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, जैसे कि बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, केमिकल सोर्स, ओके। तो ये सब प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हुए, इसीलिए ये कैसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ओके। और ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह से लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इकोसिस्टम में। जैसे कि लास्ट में हम लोग ने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि एनर्जी पिरामिड, मतलब किस तरह से एनर्जी जो है लोअर लेवल से अपर लेवल जाता है तो एनर्जी जो है कम होता है, आपने पढ़ा था, पता है ना गाइस। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बताया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ओके। टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। अभी देखिए बायोजियोकेमिकल साइकिल के भी टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप्स है वो देखते हैं। चलिए, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। तो सबसे पहले देख लेते हैं गैसियस साइकिल में क्या बताया गया है। एन एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स इज फाउंड इन द अर्थ एटमोस्फियर। देखिए गैसियस की बात हो रही है, गैस कहाँ पे रहता है, अर्थ के एटमोस्फियर में, मतलब आपको पता रहेगा एयर बहुत सारे गैस का मिक्सचर है, राइट। तो एक्यूमुलेशन मतलब गैदर्ड, मतलब बहुत सारा एक्यूमुलेशन, बहुत सारी गैसेज जो है एक साथ गैदर्ड रहती है। अबायोटिक बोला गया है। अबायोटिक क्यों बोला गया है कि गैस जो है वो क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है, पता है ना आपको। तो इसी तरह से जितना भी न्यूट्रिएशंस रहता है वो सब अर्थ के एटमॉस्फेयर में रोटेट होता रहता है, ओके। तो इसके अंदर एग्जांपल दिया गया गाइस, देख सकते हो। इंक्लूड्स कौन से गैसेस रहते हैं गाइस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेडिमेंट्री साइकिल में क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एन एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट्स मटेरियल इज फाउंड इन सॉइल। क्या बताया गया, सेडिमेंट्री में आता है सॉइल के अंदर जितने भी अबायोटिक न्यूट्रिएंट्स मिक्स्ड है, मतलब मिले हुए हैं, ओके। इनको ये किस में आता है, ये सेडिमेंट्री साइकिल में आता है। सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जितने भी, देखिए रॉक्स जो है ये भी एक सॉइल के ही पार्ट है, मतलब आपको पता रहेगा, आपने पढ़ा रहेगा वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो रॉक भी जो है वो वेदर्ड हो के क्या बनता है, सॉइल बनता है, ओके। तो ये सब जो सॉइल वाला जो भी पार्ट है वो आता है सेडिमेंट्री साइकिल में, और गैशियस वाला जो भी पार्ट आता है वो आता है गैशियस साइकिल में। समझ में आ गया। तो इसका भी एग्जाम्पल दिया गया गाइस, जैसे कि सॉइल में कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं। इंक्लूड सॉइल कंपोनेंट्स लाइक आयरन, मतलब सॉइल में भी आयरन रहता है, कैल्शियम रहता है, फॉस्फोरस रहता है एक्सेट्रा। समझ में आ गया गाइस आपको। चलिए देखते हैं आगे क्या बताया गया है, अच्छे से ध्यान। द गैशियस साइकिल इज अ स्पीडर साइकिल देन द सेडिमेंटेशन साइकिल। क्या बताया गया है, गैशियस साइकिल जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडर साइकिल रहता है। स्पीडर मतलब वो क्विक साइकिल है, समझ में आया, मतलब वो साइकिल को फ्लो होने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एज कंपेयर टू सेडिमेंट्री साइकिल। समझ में आ गया। एग्जाम्पल अभी देखिए आपको समझ में आएगा किस तरह से बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हैज एक्यूमुलेटेड इन एन एरिया। क्या बताया गया, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है। सपोज CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किसी एरिया में एक्यूमुलेटेड है, मतलब जमा है, तो उससे क्या होता है देखते चलिए। इट इज क्विकली डिस्पर्स्ड विद द विंड और अब्जॉर्ब बाय प्लांट। क्या बताया गया, वो क्विकली डिस्पर्स मतलब क्विकली गायब हो जाता है, वो एरिया से दूसरे एरिया में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ओके। किसकी मदद से, विंड की मदद से। जैसे कि विंड जोर से ब्लो होगा तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो दूसरे एरिया में चला जाएगा, या फिर क्या होगा, जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। गाइस आपको पता है प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, पता है ना आपको।
चलिए आगे देखते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सीरियसली अफेक्ट द स्पीड। अब देखिए जो भी फ्लो रहता है, जो भी स्पीड रहता है न्यूट्रिएंट्स फ्लो होने का, उसके अंदर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है? क्लाइमेटिक चेंजेस मतलब अगर क्लाइमेट में चेंजेस हो गया तो, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब पॉल्यूशन की बात हो रही है गाइस, समझ में आ गया? पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी जो गैसेज है वो ज़्यादा इमिट हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, ओके, और फिर बहुत ज़्यादा जो विंड है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से जो स्पीड है वो इफेक्ट होता है। इंटेंसिटी मतलब उसका जो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं उसका जो भी खासियत है, उसका जो पावर है वो भी कम हो जाता है, समझ में आ गया? एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल, और ये जो साइकिल का इक्विलिब्रियम है मतलब बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, समझ में आ गया आपको? Hence, various aspects of this cycle are extensively studied nowadays. फिर आपको पता ही होगा वेरियस एस्पेक्ट्स मतलब क्या होता है गाइस? इफेक्ट, मतलब इन साइकिल को किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन एक्टिविटी से और क्लाइमेटिकल चेंजेस से, ये आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टडी किया जा रहा है। पता होगा, आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते रहेंगे तो, राइट? चलिए देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा गाइस। डू यू नो द साइकिल ऑफ गैसेज एंड द सेडिमेंट्री साइकिल कैनॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। क्या बताया गया है? जो गैशियस साइकिल है वो और सेडिमेंट्री साइकिल है जो, ये दोनों जो है कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि गाइज ये हमारे जो नेचर है उसका रूल है, समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस इन द एटमोस्फियर। क्या बताया गया है? नाइट्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? एयर में, ओके। एंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द सॉइल एंड सेडिमेंट्स। क्या बताया गया है? साथ ही साथ नाइट्रोजन कंपाउंड भी रहते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं वो? सॉइल में और सेडिमेंट्स में, मतलब रॉक्स में, समझ में आ गया आपको? तो देखिए एयर में भी नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में भी है, तो वो एक दूसरे से लिंक रहते हैं, समझ में आ गया आपको? वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। आगे देखते हैं, सिमिलरली कार्बन ऑकर्स इन अबायोटिक फॉर्म मेनली इन कोल। क्या बताया गया? कार्बन जो है वो ऑकर होता है अबायोटिक फॉर्म में। अबायोटिक फॉर्म में मतलब जैसे कि मैंने आपको बता दिया था नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग के फॉर्म में वो ऑकर होता रहता है। तो कैसे होता है? कोल, कोयला जिसको हिंदी में बोला जाता है, ग्रेनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो हमने देखे, कोल, ग्रेनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन, ये सब जो है वो क्या है? कार्बन के ही कंपाउंड है, समझ में आ गया? लेकिन इसके बारे में क्या दिया गया है? इन द अर्थ क्रस्ट, ये सब कहाँ पे ऑकर होते हैं? अर्थ के क्रस्ट में, मतलब जमीन के अंदर, पता है ना आपको? एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमोस्फियर, वहीं पे कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमोस्फियर में भी रहता है। तो देखिए सॉइल में भी रहा और एटमोस्फियर में भी रहा, तो ये सेपरेट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये दो चीजें जो है गैशियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल कभी भी चेंज नहीं होगा गाइस, आप अपने दिमाग में डाल लीजिए ये चीज को, ओके। आगे देखते हैं, जनरली कार्बन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर अ मच शॉर्टर ड्यूरेशन देन इट इज इन कोल। क्या बताया गया है? कार्बन जो प्रेजेंट रहता है प्लांट्स में और एनिमल्स में वो शॉर्टर ड्यूरेशन में रहता है एज कंपेयर टू कोल। मतलब कोल में जो कार्बन प्रेजेंट रहता है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है एज कंपेयर टू प्लांट्स और एनिमल्स। क्यों? जैसे कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर लेते हैं? अपना खाना बना लेते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो गया। साथ ही साथ एनिमल्स जो रहते हैं वो एनिमल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद वो जो है क्या हो जाता है? प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल में ज़्यादा देर तक रहा क्या? नहीं रहा। लेकिन कोल जो है उसमें से कभी भी निकलता है क्या? नहीं निकलता। वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए क्या रहता है? कोल में स्टोर्ड रहता है। समझ में आ गया गाइस आपको? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं पिक्चर बताता हूँ आपको गाइस, तो वो पिक्चर अच्छे से देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं पिक्चर की ओर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पिक्चर में दिया गया है, क्या दिया गया है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सन से। अब देखिए प्लांट जो है उन्होंने क्या किया? प्लांट ने सन की जो सनलाइट थी वो एब्जॉर्ब की और अपना खाना बनाया, ओके। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बना लिया, समझ में आ गया? तो अभी जो खाना था वो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब प्लांट ने अपने यूज में ले लिया। फिर साथ ही साथ एक एनिमल दिया गया है, देख सकते हो आप लोग। ये एनिमल ने क्या किया? वो जो भी प्लांट था, छोटे मोटे प्लांट थे, उनको खा लिया, ओके। खा लेने के बाद क्या हो गया? फिर वो एनर्जी जो है प्लांट में किस में ट्रांसफर हो गया? वो एनिमल में। समझ में आ गया आपको? अभी देखिए वो एनिमल जो है जब डेथ होगा, मतलब जब एनिमल की डेथ हो जाएगी, उस टाइम पे क्या होगा? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर लेंगे? वो एनिमल की बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे। तो जो भी एनर्जी किस में था? वो एनिमल में था, वो एनर्जी क्या हो गया? अभी माइक्रोब्स के पास चला गया और माइक्रोब्स ने धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करते टाइम क्या कर दिया? थोड़ा एनर्जी एयर में रिलीज कर दिया। समझ में आ गया? अभी वही माइक्रोब्स जो है वो एयर में रिलीज करेगा, सॉइल में रिलीज करेगा, साथ ही साथ वाटर में भी रिलीज हो जाएगा। बाई चांस वो वहीं पे आते जाते रहेंगे तो वाटर से भी रिलीज हो जाएगा, ओके। तो इसी तरह से ये जो साइक्लिक फ्लो है वो होता ही रहता है। बाजू में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है एक इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री से जो भी स्मोक निकलता है वो सपोज एग्जांपल ले लीजिए, वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पता है ना आपको? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन
यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को? प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड किसने यूज़ किया? प्लांट्स ने यूज़ किया। प्लांट्स ने अपना खाना बना लिया। खाना बनाने के बाद फिर से वहाँ पे कोई दूसरा एनिमल आया और उसने वो जो प्लांट था, वो छोटा मोटा प्लांट जो था वो खा लिया। खाने के बाद वो फिर से एनर्जी वो एनिमल में चली गई, फिर से डिकम्पोज हुआ। ओके, फिर से वो एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में मिक्स हो गई। समझ में आ गया गाइस आपको? तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूसली फ्लो होता ही रहता है। समझ में आ गया? और ये इंपॉर्टेंट साइकिल है हमारे इकोसिस्टम का। समझ में आ गया गाइस आपको? होप सो आपको समझ में आ गया होगा। गाइस फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ गाइस आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग गया है, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।